तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि आप अपना प्रोग्राम जो बनाते हैं उस प्रोग्राम में आप यूजर को कुछ आउटपुट दिखाते हैं, आप यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं। तो क्या आप यूजर को आउटपुट में अपनी इमेज दिखा सकते हैं? क्या यूजर को आउटपुट में टेक्स्ट फील्ड, बटन, इमेज ये सब दिखा सकते हैं? अभी तक तो हमने जितना पाइथन पढ़ा है उसमें तो नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप यूजर से उसकी इमेज इनपुट ले सकते हैं कि यूजर ब्राउज योर इमेज? ऐसा भी नहीं हो सकता। यूजर से आप इनपुट क्या ले लो, सैलरी ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो भी पाइथन में यूजर इंटरफेसिंग है वो हमारा सी यू आई वाली है। सी यू आई इसे बोलते हैं, सी यू आई। सी यू आई का दो फुल फॉर्म होती है, दोनों ही सही है, लेकिन जो ज्यादा सही है वो है करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम से जो भी आउटपुट दिखाएंगे उसमें सिर्फ करेक्टर हो सकता है। करेक्टर का मतलब होता है अल्फाबेट, सिंबल्स, डिजिट्स। ये सब क्या कहलाते हैं? वन वर्ड में करेक्टर कहलाते हैं। आप यूजर से जो भी इनपुट लेते हैं वो करेक्टर होते हैं। दैट मीन्स आप यूजर से नंबर ले सकते हैं, यूजर से अल्फाबेट इनपुट ले सकते हैं, सिंबल इनपुट ले सकते हैं। तो यही सब आप कर पाते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस। और दूसरा इंटरफेस होता है हमारा जी यू आई। जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारा क्या होगा कि आप अपने प्रोग्राम के आउटपुट में इमेज दिखा सकते हो, टेक्स्ट फील्ड दिखा सकते हो, बटन दिखा सकते हो, यूजर से इनपुट में ये सारी चीजें ले सकते हो। आप कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो अपने आउटपुट में, है ना? जैसे कोई एरर है तो रेड कलर से दिखा दो, अगर कोई सक्सेस मैसेज है तो ग्रीन कलर से दिखा दो। तो इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं अपने आउटपुट में। ठीक है, तो ये होता है हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में अभी हमने CUI पर काम किया है, और CUI पे काम करने के लिए दो मेथड हमने पढ़े हैं, दो फंक्शन हमने पढ़े हैं। एक का नाम है प्रिंट और एक का नाम है इनपुट। अगर मुझे अपने आउटपुट में कुछ भी दिखाना होता है तो हम आज तक प्रिंट फंक्शन का यूज करते आए हैं। प्रिंट फंक्शन से आप इमेज प्रिंट नहीं कर सकते, प्रिंट फंक्शन से आप सिर्फ करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनपुट से, यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं वो हमेशा स्ट्रिंग बनकर आता है। अब स्ट्रिंग में तो करेक्टर आ सकते हैं, स्ट्रिंग में कोई इमेज थोड़ी इनपुट आ सकती है। ठीक है, तो पाइथन में आज तक जो आप यूजर इंटरफेस बनाते थे, दो आसान से फंक्शन आपको अवेलेबल थे। एक था प्रिंट फंक्शन और एक था आपका इनपुट फंक्शन। इस तरह से हम लोग काम कर रहे थे। तो हमारा फोकस यूजर इंटरफेस पर अभी नहीं था, हमारा फोकस बाकी कॉन्सेप्ट्स पाइथन में होते हैं, कंडीशन है, लूप है, ऑपरेटर है, मॉड्यूल है, और लूप्स कॉन्सेप्ट्स हैं, फाइल हैंडलिंग है, इनको सीखने में था। ठीक है, अब जब हम कोई रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन बनाएंगे या हम खुद जो यूज करते हैं अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर, तो हमने कभी उसका इंटरफेस CUI देखा ही नहीं। आप अपने लैपटॉप में हजारों सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, मोबाइल में बहुत सारी आपने ऐप इंस्टॉल कर रखे होंगे, किसी भी ऐप का या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस करेक्टर वाला नहीं हो। सब कैसे हैं? सब GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्योंकि एंड यूजर को वो इंटरेक्टिव होता है। यूजर आसानी से आपके एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा अगर आप यूजर इंटरफेसिंग कैसे रखेंगे? GUI वाले रखेंगे, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिंग रखेंगे। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिंग को भी तीन पार्ट में तोड़ दिया गया है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तीन तरह का होता है। पहला होता है हमारा विंडो बेस्ड, दूसरा होता है हमारा वेब बेस्ड, और तीसरा होता है हमारा मोबाइल बेस्ड। तो इस तरह से हमारे पास GUI तीन तरह का होता है, विंडो बेस्ड, वेब बेस्ड, मोबाइल बेस्ड। मोबाइल बेस्ड GUI मतलब जो आप मोबाइल में ऐप देखते हैं तो वो सारी ऐप के अंदर बटन, इमेजेस, आइकन ये सब आते हैं आपके।
तो उनको डिजाइन करने का तरीका अलग होता है। जो तरीका मोबाइल ऐप का जीयूआई बनाने में यूज होगा वो तरीका बाकियों में यूज नहीं होगा। जब आप वेब बेस्ड जीयूआई बनाते हैं, जैसे आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं तो वेबसाइट में आइकन आते हैं, बटन आते हैं, चेक बॉक्स, इमेजेस, ये सब आती हैं। लाइक फेसबुक की वेबसाइट हो गई, अमेजन की वेबसाइट हो गई, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? वेब बेस्ड जीयूआई हमारी कहलाएगी। वेब बेस्ड जीयूआई बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। तीसरा है हमारा विंडो बेस्ड। विंडो बेस्ड जीयूआई का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है, सबके में होगी, कैलकुलेटर। तो ये बताओ, ये कैलकुलेटर जो आपको दिख रहा है, क्या इसमें आपको ये बटन नहीं दिख रहा है? ये बटन नहीं था ये, ठीक है। ये आइकन आ रहा है, देखो इसमें आइकन आप लगा सकते हो, ये आइकन आ रहा है, ठीक है। तो और भी चीजें, तो अब ये भी तो जीयूआई है। तो क्या ये वेब है? वेब का मतलब होता है ब्राउजर। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन रन हो रही है ब्राउजर पे, ब्राउजर का यूज करके, तो हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। तो सर ये तो वेब बेस्ड नहीं है, तो ब्राउजर पर नहीं चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? विंडो। एक विंडो पर हमारा एप्लीकेशन रन हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विंडो। तो विंडो बेस्ड ये हमारा क्या हो गया? जीयूआई हो गया। तो विंडो बेस्ड, वेब बेस्ड और मोबाइल बेस्ड। अब इनमें जो वेब बेस्ड होता है वो कॉमन है, उसका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता है। हमें पाइथन, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, सी, सी प्लस प्लस, इनसे कोई मतलब नहीं होता। अगर वेब बेस्ड जीयूआई बनाना है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, HTML एंड इट्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। HTML या इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज होती हैं। जैसे HTML से रिलेटेड कौन कौन सी हो गई? जावास्क्रिप्ट हो गई, फिर जावास्क्रिप्ट के साथ बूटस्ट्रैप आ गया, फिर जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क आ गए आपके, है ना, जैसे आपका रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। तो ये सब HTML और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हमारी हो जाती है जो वेब बेस्ड। अब आप चाहे पाइथन पढ़ रहे हो अब वेबसाइट बनाने के लिए, चाहे आप पीएचपी पढ़ रहे हो, चाहे जावा पढ़ रहे हो, चाहे डॉट नेट पढ़ रहे हो, किसी भी वेबसाइट का जो यूजर इंटरफेस है वो जीयूआई होता है, और वो बनता है HTML और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोबाइल बेस्ड, तो मोबाइल बेस्ड और विंडो बेस्ड जो हमारा जीयूआई बनता है, ये हमारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, तो एंड्रॉयड की मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारे पास 3 लैंग्वेजेस होती हैं, सी प्लस प्लस, जावा, कॉटलिन। इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, और उन्हीं तीनों का यूज किया जाएगा मोबाइल की जीयूआई बनाने के लिए। अगर आप iOS यानी कि जो एप्पल के फोन होते हैं उनके लिए कोई ऐप डेवलप करेंगे और उनका जीयूआई बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव सी और एक का नाम होता है स्विफ्ट। तो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो एंड्रॉयड बेस्ड हो चाहे iOS बेस्ड हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? रिएक्ट नेटिव। तो एक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट नेटिव का। तो रिएक्ट नेटिव का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं जो एंड्रॉयड पे भी चलती है और आपका iOS पे भी चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं विंडो बेस्ड की। तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप बात करते हैं मान लीजिए पाइथन की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विंडो बेस्ड जीयूआई बनाने की कुछ लाइब्रेरीज आती हैं। उनमें से एक का नाम है टीके इंटर, दूसरे का नाम है पाईक्यूटी, तीसरे का नाम है हमारा WX पाइथन, चौथे का नाम है कीवी। तो इस तरह से क्या ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमारा पाइथन के लिए दी गई है, और इनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? जीयूआई बना सकते हैं विंडो बेस्ड। अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करेंगे तो जावा लैंग्वेज में AWT नाम से एक लाइब्रेरी होती है, स्विंग नाम से एक लाइब्रेरी होती है। तो इस तरह से विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन का जीयूआई हमारा एक कॉमन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है, दैट इज HTML और उससे रिलेटेड चीजें।
इसका जावा डॉट नेट PHP पाइथन से कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी हम लोग जो बटन बनाना सीखेंगे, इमेज लगाना सीखेंगे, वो वेब पे नहीं सीखेंगे, वो हम कहाँ सीखेंगे, विंडो बेस पर सीखेंगे। अब विंडो पे काम करने की भी क्या है हमारे पास, कई सारी लाइब्रेरीज हैं। तो हम जो लाइब्रेरी यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज टीके। ठीक है, और भी लिख देते हैं, है ना। जैसे एक है WX पाइथन, एक है हमारा PyQt, तो इसे कुछ लोग क्यूटी पाई भी कहते हैं, दोनों सही है, चाहे क्यूटी पाई बोलो चाहे PyQt बोलो, एक ही। ठीक है? तो इस तरह से हमारा क्या है, और भी है, गिनती छोटी नहीं है, और बड़ी है। तो अब इनमें से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टीके। टीके इंटर क्या है, इट इज अ पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट विंडो बेस्ड पाइथन के लिए ऑफिशियली कुछ नहीं है, लेकिन एक फ्रेमवर्क है कीवी। तो अगर आप पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कीवी नाम से एक फ्रेमवर्क आता है, इसका यूज करके आप बना सकते हैं। बट नेटिवली कोई भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पाइथन को सपोर्ट नहीं करता है, ना ही एंड्रॉयड ना ही iOS। आप पाइथन में अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको बनाने के बाद उसको ट्रांसलेट करना होगा अकॉर्डिंग टू एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और अकॉर्डिंग टू iOS प्लेटफॉर्म। डायरेक्टली पाइथन कोड अभी मोबाइल में रन नहीं हो रहा है। उसकी कई वजह हो सकती हैं, और उन कई वजह में से एक वजह होती है स्लो एग्जीक्यूशन। मोबाइल के हार्डवेयर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लैपटॉप के अंदर अगर 8 GB रैम है और मोबाइल के अंदर 8 GB रैम है, तो एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है, प्रोसेसिंग पावर में डिफरेंस होता है, क्योंकि अदर जो हार्डवेयर यूज हो रहे हैं वो लैपटॉप में अलग हैं और मोबाइल के अंदर अलग। तो सेम पावर नहीं मिलती प्रोसेसिंग की। तो पाइथन अपने आप में कहाँ पर वीक है, स्लो एग्जीक्यूशन को लेकर। तो इसीलिए कोई भी मोबाइल में पाइथन का यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि रिलेटिवली ऐप स्लो रन होगी देन जावा और C++ में अगर बनाई जाए या कॉटलिन में बनाई जाए तो भरा जाए। तो टीके इंटर क्या है ये समझ में आ गया, इट इज अ पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट विंडो बेस्ड GUI। अब इस लाइब्रेरी में क्या बोला गया, ईच GUI कंपोनेंट इज नोन एज विजिट। तो जितने भी GUI कंपोनेंट हैं उनको टीके इंटर ने एक नाम दिया विजिट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। तो मान लीजिए मैं एक कंसीडर करता हूँ GUI, मैं कुछ ऐसा अगर बनाऊं तो मान लीजिए बहुत छोटा सा मैंने एक GUI डिजाइन किया। GUI कंपोनेंट क्या है, जो दिखता है
उसे जीयूआई कंपोनेंट कहते हैं। क्या क्या दिख रहा है, हमने कहा ये बटन दिख रहे हैं, तो ये एक टेक्स्ट फील्ड होगा जहाँ पर आप टाइप करेंगे, ये एक मैसेज है और ये एक विंडो है। तो हर वो कंपोनेंट जो दिखेगा उसे हम क्या बोलेंगे, विजिट। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये एक विजिट है, ये एक विजिट है, ये भी एक विजिट है। ठीक है, विंडो अपने आप में एक विजिट। तो हर जीयूआई कंपोनेंट को एक कॉमन नाम दिया गया, विजिट। अब प्रोग्रामेटिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसे बनाइए, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में जिससे ये बनकर तैयार होगा। तो आंसर आया, हर विजिट एक ऑब्जेक्ट होगा, हर विजिट एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ बटन बनाइए, तो प्रोग्राम में बटन कैसे बनेगा, तो प्रोग्राम में आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो ऑब्जेक्ट आउटपुट में बटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ऑब्जेक्ट किसका बनता है, किसी क्लास। तो हमें एक क्लास चाहिए और उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊंगा तो वो बटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पाइथन के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है बटन। तो बटन नाम की क्लास है, बी कैपिटल। इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। अगर मुझे कोई बटन क्रिएट करना है तो जस्ट मुझे बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ये बटन क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी बटन पे लिखना है वो आप यहाँ एज ए मैसेज पास कर दो। अब सर मान लीजिए मुझे दो बटन बनाने हैं, है ना, एक बटन बन गया लोअर वाला, एक बटन बनाना अपर वाला। तो जितने बटन है बटन क्लास के ही ऑब्जेक्ट होंगे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट बना दो, तो दो बटन बन गए। तो अगर आप 5 बटन लगाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो आप बटन क्लास के 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से ईच ऑब्जेक्ट each visit is represented by object। हर विजिट एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट की क्लास आपको नहीं बनानी है, ऑब्जेक्ट आपको बनाने होंगे बट उनकी क्लासेस आपको नहीं बनानी है। वो क्लासेस पहले से ही पाइथन में अवेलेबल होती है। ठीक है। अब इसका मतलब ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड भी ऑब्जेक्ट होगा, हमने कहा। तो वो ऑब्जेक्ट भी किसी क्लास का होगा, लेकिन वो क्लास बटन नहीं होगी। तो एक और क्लास होती है पाइथन में जिसका नाम है एंट्री। एंट्री क्लास, जहाँ पर कुछ आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसे एंट्री कहते हैं, जहाँ लिख सकते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो आप क्या करेंगे, एंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो अगर आपको दो टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं तो दो एंट्री क्लास के ऑब्जेक्ट बना दीजिए। जितने टेक्स्ट फील्ड आपको बनाने हैं आप उतने ही एंट्री क्लास से क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब अगर मुझे कोई मैसेज लिखना है विंडो पर, तो प्रिंट से नहीं लिखा जाता, क्योंकि प्रिंट से जो लिखा जाता है वो CUI पे जाता है, विंडो पे नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर कोई मैसेज आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हर मैसेज एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होता है, और वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनेगा, लेबल। तो एक क्लास होती है जिस क्लास का नाम है लेबल, एल कैपिटल है। अब आपको अगर एक मैसेज दिखाना है इंटर टेक्स्ट, है ना, तो आप क्या करेंगे, लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो मैसेज लिखना है वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी मैसेज जब अपनी विंडो पर दिखाते हैं तो वो एक लेबल ऑब्जेक्ट होता है। तो सर ये विंडो, जो मेन विंडो है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। जो भी आपको विजिट दिख रहा है, जो दिख रहा है वो विजिट है, और जो विजिट है वो एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो विंडो है ये भी तो कोई ऑब्जेक्ट, हमने कहा ये भी एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, तो टी के नाम की एक क्लास होती है। तो टी के नाम की एक क्लास होती है। अगर मुझे कोई विंडो क्रिएट करनी है तो मैं इस तरह से टी के क्लास का क्या बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट नाम आप विंडो रख लो, ए रख लो, बी रख लो, कुछ भी रख लो। तो जनरली एक एप्लीकेशन में अगर मैं सिंगल विंडो बना रहा हूँ
तो उसमें एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा टीके क्लास का, क्योंकि विंडो बन गई। अब उसके अंदर मैं कई बटन बना सकता हूँ, कई मैसेज उसमें लिख सकता हूँ, कई टेक्स्ट फील्ड बना सकता हूँ, या और भी चीजें हैं जो मैं इसके अंदर अभी बना सकता हूँ। तो अब हमें इन क्लासेस को समझना होगा। बटन क्लास होती है पाइथन में, पाइथन में लेबल नाम की क्लास होती है, पाइथन में टीके नाम की क्लास होती है, एंट्री नाम की क्लास होती है। तो ये अच्छी बात यह है कि क्लासेस हमें नहीं बनानी है, पहले से ही पाइथन ने बनाकर दे दिए हैं, बस हमें क्या करना है, इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये सारी क्लासेस कहाँ रखी गई हैं, टीके इंटर नाम से एक मॉड्यूल बना दिया है। तो पाइथन में जैसे हमारे पास मॉड्यूल होते हैं, ओएस मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, है ना, कैलेंडर मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल, उसी तरह से टीके इंटर नाम से भी एक मॉड्यूल होता है, और इस मॉड्यूल के अंदर ये सारी क्लासेस रखी हुई हैं। ठीक है, टीके इंटर मॉड्यूल प्रोवाइड रिलेटेड, जितनी विजिट रिलेटेड क्लासेस हैं वो सब इस मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाता है। अब क्या करते हैं, टीके इंटर से इंपोर्ट करते हैं। तो एक तरीका तो यह फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट बटन, तो बटन क्लास आ जाएगी। तो सर अभी तो मुझे एंट्री भी चाहिए होगी, सर मुझे विंडो बनानी, तो टीके क्लास, ऐसे तो मुझे बहुत सारी क्लास चाहिए होंगी। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जितनी क्लासेस होंगी टीके इंटर मॉड्यूल में सारी इंपोर्ट हो गई। अब हमें एक एक क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है ना, लेकिन अभी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी विंडो क्रिएट करनी है। तो विंडो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, टीके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा विंडो इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया टीके क्लास का, हो गया अपने को। अब जब ये विंडो क्रिएट होती है तो ये बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होती है। तो विंडो को हमें क्या करना होगा, विजिबल करना होगा। और विंडो को विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडो के ऊपर एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है मेन लूप। तो मेन लूप क्या करता है, मेक द विंडो विजिबल। तो पहली लाइन में क्या हो रहा है, विंडो क्रिएट हो रही है। दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, विंडो को विजिबल किया जा रहा है। अब बस प्रोग्राम रन कर दो, हो गया, विंडो बनकर तैयार हो गई। काय सर देख नहीं रही है, डेस्कटॉप पे जाओ, देखेंगे, नहीं दिख रही। टास्क बार में आ गई होगी, अल्ट टैब से प्रेस करो। ये नीचे आ गई। तो ये आपकी विंडो हो गई। अब इस विंडो में अगर हम देखें तो ये इसकी विड्थ है, और ये विंडो की हाइट है, विंडो की हाइट, और ये विंडो की width। तो बाय डिफॉल्ट आपने विंडो क्रिएट करी, आपने विंडो को विजिबल करा, लेकिन आपने नहीं बताया कि विंडो की विड्थ कितनी रखनी है, विंडो की हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, विंडो का बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर आ गया है ना, ग्रे जैसा कलर इसको मान लेते हैं, है ना। तो हमने नहीं बताया था कि विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। तो ये जो अभी सामने दिखा है वो सब डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी हमारी। ठीक है, विंडो की विड्थ, विंडो की हाइट हम अपने अकॉर्डिंग भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। कैसे देंगे, क्लोज करते हैं। तो विजिबल करने से पहले विंडो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप अपना सेट करेंगे, है ना, बाद में विजिबल आप करेंगे। तो विंडो के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नाम का जो हमारा मेथड होता है विंडो का, ये आपसे
स्ट्रिंग मांगता है और उस स्ट्रिंग में आपको दो चीजें बतानी है, विंडो की विड्थ और विंडो की हाइट। तो विंडो की विड्थ और विंडो की हाइट जो आप यहाँ बताएंगे वो पिक्सल में बताएंगे, है ना। जैसे अगर हम डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होती है ना। अगर करेंसी की बात करें इंडिया में तो आपका पैसा, रुपया, फिर आगे बढ़ जाओ, है ना, फिर लाख, करोड़, अरब, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो इसी तरह से कंप्यूटर में स्क्रीन का जो हमारा मेजरमेंट होता है उसकी एक यूनिट होती है पिक्सल, ठीक है। तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन की साइज कितनी है वो पिक्सल में बताई जाती है। तो आप यहाँ क्या बताएंगे, आप अपनी विंडो का बताइए कितने पिक्सल विड्थ रखना चाहते हैं और कितने पिक्सल की हाइट रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 500 पिक्सल की विड्थ रखना चाहता हूँ और 300 पिक्सल की हाइट रखना चाहता हूँ। तो सर आपके मन में जो है ये ज्योमेट्री मेथड को कैसे पता चलेगा, ऐसा ना मान ले कहीं वो कि 5003 विड्थ है और 0 हाइट है। ऐसे भी मान सकते हो कि 50 विड्थ है और बाकी सब बच गया वो हाइट है। तो आप क्या करोगे, आप विड्थ और हाइट के बीच में एक सेपरेटर लगाते हो। वो सेपरेटर होता है स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स क्रॉस वाला एक वो आएगा, साइंस आएगा 500 क्रॉस 300। तो ये क्या हो गया, हमारा विड्थ मानी जाएगी, एक्स से पहले जो लिखोगे वो विड्थ मानी जाएगी और एक्स के बाद जो लिखोगे वो आपकी हाइट मानी जाएगी। तो ये आपकी विड्थ और हाइट होगा। तो अब आपकी जो विंडो बन रही है वो 500 विड्थ है पिक्सल में और 300 आपकी हाइट, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना है कि सर ये जो विड्थ और हाइट आई है ये इनिशियल है। इनिशियल का मतलब है कि जब विंडो आपकी विजिबल होगी उस समय इसी हाइट और इसी विड्थ की आपकी विजिबल होगी। लेकिन यूजर रन टाइम पर इसको चेंज कर सकता है। कैसे करेगा, माउस को जब आप कॉर्नर पे लेकर आएंगे विंडो के तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। अब विड्थ वो नहीं है जो आपने लिखी थी, तो वो इनिशियल विड्थ है। यूजर रन टाइम पर इसको अभी रिसाइज कर सकता है, फुल स्क्रीन कर सकता है। जहाँ पे क्लिक कर दो मैक्सिमाइज पे, फुल स्क्रीन आ गई। वापस से रीस्टोर कर दो तो वापस से रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमने एक बार जो साइज दे दिया अब हम उसी के हिसाब से, तो इसमें बटन, टेक्स्ट फील्ड सब सेट करेंगे अंदर। अब हमने अपने हिसाब से सब सेट कर लिया और यूजर ने रन टाइम पर उसको छोटा बड़ा कर दिया तो सब जिग जैग हो जाएगा हमारा जो हम लगा रहे हैं उसमें। तो हम चाहते हैं कि जो हमने साइज दिया है ये परमानेंट हो जाए, यूजर रन टाइम पर चेंज ना कर पाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे रीसाइजेबल। अब आप बताओ विंडो को रीसाइजेबल करवाना है कि नहीं करवाना है। नहीं करवाना है तो क्या चीज रिसाइज नहीं करानी है, विथ रिसाइज नहीं करानी है कि हाइट नहीं करानी कि दोनों नहीं कराने, हमने कहा दोनों ही नहीं कराने हैं। तो आप लिखो यहाँ पर विथ इक्वल टू फॉल्ट, विथ को रिसाइज नहीं होने देना और हाइट इक्वल टू फॉल्ट, दोनों चीज रिसाइज आपकी नहीं होंगी। जिसको ट्रू कर दोगे वो रिसाइज होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब हम ये लाइन नहीं लिखते हैं तो दोनों चीजें रिसाइज होती हैं, दोनों ट्रू होते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो जो मैक्सिमाइज बटन है वो डिसेबल हो गया है। मैक्सिमाइज बटन अब आएगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, आप क्लिक करोगे कुछ होगा ही नहीं। और जब माउस को विंडो के बॉर्डर्स पे लेकर जाओगे तो वो स्क्रैच वाला जो आइकन बन जाता है वो नहीं बनेगा इस बार। नहीं बनेगा। यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, मिनिमाइज हो जाएगी लेकिन रिस्टोर करोगे तो उसी साइज की आएगी, क्लोज हो जाएगी लेकिन बदलेगी नहीं। तो कई बार हमें यही बिहेवियर चाहिए होता है, ठीक है। 100 में 90 बार हम ऐसी विंडो बनाते हैं क्योंकि हम जो बना रहे हैं उसमें आप जो भी आगे चीजें ऐड करेंगे वो हमारा फिर जैसी हैं वैसी नजर आए। वो तभी होगा जब विंडो रिसाइज नहीं होगी, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि हमारी विंडो जो बन रही है वो फुल स्क्रीन की बन जाए, फुल स्क्रीन विंडो। तो फुल स्क्रीन विंडो का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर का रेजोल्यूशन क्या है वो पता करो, उसमें कितनी विड्थ है कितनी हाइट है ये पता करो। तो सर ये तो हर लैपटॉप का अलग अलग हो सकता है। तो मैं इस प्रोग्राम को जिस लैपटॉप पे चलाऊंगा
हर किसी की स्क्रीन का साइज अलग अलग हो सकता है, तो पहले से मैं जो नंबर लिख रहा हूँ तो वो तो हर जगह फिट होगा ही नहीं हमारा। तो उसके लिए पाइथन ने एक तरीका निकाला कि आप क्या करें, ज्योमेट्री की जगह पर विंडो के ऊपर एक और मेथड कॉल करें, स्टेट। स्टेट मेथड में आप यहाँ विंडो की स्टेट होती हैं वो पास करते हैं। तो एक विंडो की स्टेट होती है जूम्ड, तो स्ट्रिंग में पास करेंगे जूम्ड, तो फुल स्क्रीन विंडो बनकर हमारी आ जाती है। लेकिन इस वाले विंडो की जो प्रॉपर्टी है इसके साथ एक ड्रॉबैक है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दैट मीन्स विंडोज पर ये काम करेगा, बट जब आप लाइनेक्स या मैकिन्टोश पर चलाएंगे तो माइट भी ये काम ना करे और आपको यहाँ पर कुछ और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो जूम्ड नाम की जो प्रॉपर्टी है फुल स्क्रीन करने के लिए ये विंडोज कंप्यूटर में सपोर्ट होती है। लाइनेक्स मैकबुक में आपको चेक करना होगा, माइट भी कोई इफेक्ट ही ना आए या एरर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि फुल स्क्रीन विंडो बनाने के लिए क्या करें टीके इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया OS डिपेंडेंट। आपको अपने लेवल पर इसको सर्च करना होगा, गूगल करना होगा कि इस चीज को कैसे करेंगे। ये आपका प्रॉपर चलेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सब पे चलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगा। तो जो विंडो आपकी बनकर आ रही है, इस विंडो का अगर हम देखें तो आप इसको हम बोलते हैं, इस वाले एरिया को टाइटल बार। ये पूरा कहलाता है टाइटल बार। इस टाइटल बार में ये आपके बटन हो गए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ये हो गया विंडो का आइकन, ये हो गया विंडो का टाइटल। विंडो का आइकन, विंडो का टाइटल। तो आप टाइटल बार में सिर्फ दो चीजें बदल सकते हैं। या तो टाइटल बार पे जो आइकन आ रहा है, जो एक पत्ती सी बनकर आ रही है, लीफ बनकर आ रही है, उसको आप अपना फोटो लगा दो, कोई और आइकन लगा दो। और जो लिख कर आ रहा है ठीक है, उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आप चाहते हो वो लिख सकते हो। तो इन दोनों चीजों को बदल सकते हैं, उसके अलावा कुछ और हम नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, तो आप आइकन अभी मैंने आपको सिखाई नहीं कैसे लगाए जाते हैं, जब सिखा दूंगा तो एक बार उसको सीख लेते हैं। टाइटल के लिए आई गेस टाइटल नाम से कुछ होगा, लेट मी चेक। विंडो डॉट टाइटल, जो आप देना चाहते हैं मान लीजिए आपने यहाँ पर आइकन जब पढ़ा दूंगा आपको इमेज लगानी तो आप बदल लेना, एक लाइन का कोड है वो। सीखना पड़ेगा, इमेज विंडो पे लगाना इतना आसान नहीं है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस सीखना होता है। चलो देखेंगे आगे। तो अब विंडो का अगर मैं बैकग्राउंड कलर बदलना चाहता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट ग्रे आ रहा है, वो हम बदल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टीके इंटर विजिट्स का बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा। ठीक है, तो आप किसी भी विजिट का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, आप लिखेंगे विंडो का कर रहे हैं तो विंडो डॉट कॉन्फ़िगर। तो विंडो की कई तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन होती है बैकग्राउंड कलर की। तो कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर बीजी नाम से एक कीवर्ड आर्गुमेंट लिखेंगे। बीजी कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब हो गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और यहाँ पर कलर का नाम लिख सकते हैं। आप कलर का नाम
ना यूज करके कलर का जो हेक्साडेसिमल कोड होता है, जो हैश से स्टार्ट होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कलर का नाम अगर याद है तो 5 से 8 नाम याद होंगे, लाल हरा नीला पीला, है ना, यही। लेकिन जब आप कलर का कोड लिखते हैं तो बहुत सारे वेरिएशन आपके पास आ जाते हैं। जैसे कलर का कोड लिखते हैं हैश के साथ, अब हैश के बाद क्या लिखेंगे, 6 करेक्टर लिखेंगे। उन 6 करेक्टर में या तो डिजिट होंगी या अल्फाबेट होंगी। ठीक है, और अल्फाबेट भी A to F के बीच में जनरली होते हैं। तो मैं लिखा यहाँ पर, मान लीजिए 1 2 3 A B C। अल्फाबेट चाहे छोटे में लिखो चाहे बड़े में लिखो। अब कोई एक कलर है, मुझे भी नहीं पता क्या है, अब पता चलेगा ये कलर। अब इसके इनफाइनाइट वेरिएशन बना लो। कैसे बना लो सर, यहाँ पर ABC की जगह ABD करके देख लो, थोड़ा और वैसा हो गया। यहाँ पर सर 8 9 करके देख लो, 8 9 3 ABD। ठीक है, तो उसी के वेरिएशन बनते चले जा रहे हैं सर। यहाँ पर कर दिया F1 2 BD और फिर 7, पता नहीं क्या बन गया होगा। गूगल पे जाके आपको ये कलर कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, इसके बने बनाए टूल्स आते हैं, आप कलर सेलेक्ट करो, उसका कोड बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। और आपको अगर अपना कलर का स्पेलिंग याद है, इंग्लिश में लिखना है, और कलर की स्पेलिंग आप गलत लिख दोगे तो आई थिंक ये कुछ और बन जाएगा। मॉल को लिख दिया पीला, तो एरर आ जाएगी। तो इंग्लिश में लिखना है और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। पुराने बार का आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर अपना बदल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि विंडो में अदर विजेट्स को ऐड किया जाए। तो लाइक पहले बटन को ऐड कर, कि अगर मुझे कोई बटन बनाना हो और उसको ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, विंडो की जितनी हमारी प्रॉपर्टी सेट करनी थी कर ली। उसके बाद फिर अपना जितने विजेट्स लगाने हैं उन विजेट्स को लगाओ, उन विजेट्स की सेटिंग करो, और लास्ट में अपना विंडो को विजिबल करना है। विंडो विजिबल जब होती है तो जितने भी विंडो में विजेट आ गए हैं वो सभी विजिबल होते हैं हमारे। सबको अलग अलग विजिबिलिटी नहीं देनी है, कि बटन को अलग विजिबिलिटी देनी है, उसको अलग नहीं, है ना। आप सबको अगर हाइड करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो हाइड कर सकते हैं, लेकिन एक साथ विजिबिलिटी आप दे सकते हैं, विंडो को ही विजिबल कर। ठीक है, तो अब मैं बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए 2 बटन बनाऊंगा। तो मैंने लिखा B1 इक्वल टू बटन। अब ये बटन जो आपने बनाया है, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये बटन किस विंडो के अंदर ऐड होगा। जिस विंडो के अंदर ऐड होगा, एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट हम वो विंडो ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है पेरेंट। पेरेंट का मतलब होता है वो विंडो जिसमें बटन ऐड होगा, वो एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास करना होगा। ठीक है, माइट भी मैं 2 विंडो बना दूं, एक विंडो ये बन गई, एक विंडो और बना दूं विंडो 2 इक्वल टू। ठीक है, अब क्या पता आप बटन कहाँ ऐड करोगे, भैया आप कितनी विंडो बना सकते हैं। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि बटन विंडो 1 का पार्ट होगा या विंडो 2 का पार्ट होगा। तो आपको एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट जो भी विजिट आप ऐड करने जा रहे हैं उस विंडो को पास करना होगा। सेकंड आर्गुमेंट क्या लिखना होगा, बटन पर क्या लिखना चाहते हैं, बटन पर लेबल क्या आएगा। बटन जो बनकर आएगा उस पर कुछ तो लिखोगे, ओके, सबमिट, कैंसिल, रीसेट, लोअर, अपर, कुछ तो लिखोगे। तो जो लिखना चाहते हो वो फिर आप लिखोगे टेक्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करके। तो टेक्स्ट नाम से एक कीवर्ड आर्गुमेंट होगा जिसकी वैल्यू आप बटन पे जो भी टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लिख दिया, मान लीजिए मैंने सबमिट, तो एक बटन बनेगा और बटन पे क्या लिखकर आ जाएगा, सबमिट लिखकर आ जाएगा। अब जिस तरह से विंडो की ज्योमेट्री हमने सेट करी थी, विड्थ और हाइट, उसी तरह से हम बटन की ज्योमेट्री भी सेट कर सकते हैं। लेकिन बटन के साथ एक शॉर्टकट है कि जब आप बटन बना रहे हो तो उसी समय आप उसकी विड्थ बता सकते हो क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, उसी समय बता सकते हो। और अगर आप उस समय नहीं बताते हो तो आप बाद में भी बता सकते हो, B1 डॉट ज्योमेट्री करके बाद में बता सकते हो कि बटन कितना हमारा विड्थ का होगा, बटन की हाइट कितनी होगी। तो
सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, मान लो मैं एक एप्लीकेशन में 5 बटन बनाऊंगा तो पांचों के बारे में सोचूंगा, इसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी होगी, है ना। तो पाइथन ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया कि आपने बटन पर अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट को दिखाने के लिए जितनी विड्थ और हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतनी ऑटोमेटिकली दे दी जाएगी। तो आपकी हेडेक खत्म हो गई है कि बटन की विड्थ कितनी रखें और बटन की हाइट कितनी रखें। अगर आप ये हेडेक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन पाइथन की तरफ से फैसिलिटी मिल रही है कि बटन पे आप जो भी लिख रहे हैं उसको दिखाने के लिए जितनी विड्थ और हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑटोमेटिकली बटन उतनी हाइट और उतनी विड्थ का बना दिया जाएगा। ठीक है, अब अभी जो पाइथन की तरफ से आ रहा है उसको आने देते हैं। अब बटन बन गया, बटन विंडो पे ऐड हो गया, बटन पे सबमिट लिखकर आ गया। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए बटन की पोजीशन क्या होगी विंडो में, लेफ्ट राइट टॉप सेंटर बॉटम दाएं बाएं ऊपर नीचे, किधर आएगा? भाई आपने बटन बना लिया, बटन पे लिखवा लिया, ये बता दिया कि बटन विंडो के अंदर आएगा, लेकिन ये तो बताओ विंडो में कहाँ आएगा? कहीं ना कहीं तो आएगा, तो वो हमें बताना पड़ेगा। और अगर हम ना बताएं तो कहीं नहीं आएगा, फिर बटन ऐड ही नहीं होगा। देखो मेहनत बेकार हो गई, बटन है ही नहीं कहीं। तो बटन बनाने के बाद हमें बटन की पोजीशनिंग बतानी होती है कि बटन विंडो में किस पोजीशन पर आएगा। ठीक है, अब सर ये पोजीशन कैसे बताई जाती है तो समझेंगे थोड़ा सा। जब आपने गणित पढ़ी होगी तो गणित पढ़ते समय आपको बताया गया होगा ग्राफ का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। इसको हम 0 0 कहते हैं, जिसको ओरिजिन के नाम से भी जाना जाता है। इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, इधर प्लस वाई होता है और नीचे की तरफ माइनस वाई होता है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, मैथमेटिक्स के ग्राफ का जब भी कुछ होता है तो इस तरह से चीजें हमारी बताई जाती है। कंप्यूटर में ग्राफ का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता। कंप्यूटर के जो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो ऐसे नहीं होते, है ना। मैथ्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही होते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है इसको ओरिजिन 0 0 कहा जाता है। और ये हमारा क्या हो गई, एक्स एक्सिस या हमारी एक्स हो गई। और वर्टिकली डाउनवर्ड ये हमारी क्या कहलाती है, वाई एक्सिस हो गई या हाइट हो गई। इसको हम बोलते हैं 0 0 0 0। अपर लेफ्ट कॉर्नर को हम 0 0 बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स कहते हैं या विड्थ कहते हैं। और इसको हम वाई कहते हैं या इसको हम हाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप अपने बटन को यहाँ लगाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप अपना सबमिट बटन यहाँ लगाना चाहते हैं। अब आपको अपना समझना होगा कि आपने अपनी विंडो की विड्थ कितनी दी है। मैंने कहा मैंने 500 दी है, तो अगर मैं अपना कोड देखूं तो मैंने 500 लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपने 500 है पूरी। और हाइट कितनी है, हमने कही मैंने 300 दे रखी है। तो जो मैंने मानी हुई मैं उसको कंसीडर करके समझा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी मान सकते हैं। तो अब ये बताओ, अगर ये पूरी विड्थ 500 है, ये पूरी हाइट 300 है, तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट में आऊं तो ये मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, 250। ऐसे ही अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं हाइट का तो ये 150 के आसपास हो गई यहाँ पर। अब आपको बटन चाहिए यहाँ पर, तो आप ये सोचो कि मैं ओरिजिन से कितना एक्स की तरफ चलूं कि यहाँ आ जाऊं, और ओरिजिन से कितना वर्टिकल वाई की तरफ चलूं कि यहाँ आ जाऊं। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक इतना चलो, और यहाँ से
यहाँ तक इतना चलो, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, वो यही तो होगा। अब मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ, ये यहाँ से पैरेलली इतना चला दिया, ठीक है। तो ये आपका इस बटन का एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आप ऑरिजिन से बाई पे चले, ये बटन का आपका बाई हो गया। लगभग अगर मैं इसी को बेस मान रहा हूँ तो ये 200 है, ये 250 है, तो लगभग ये 200 होगा। ये वाला ये 200 हो गया, ये एक्स 200 हो गया होगा। और वाई अगर ये यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो लगभग ये 90 100 80 के आसपास कुछ रहा होगा। तो आपको क्या बताना है, बटन का स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जहां से बटन बनना शुरू होगा। उसके बाद उस बटन की अपनी निजी जो विड्थ और हाइट है, बटन की अपनी जो ब्रेथ है, बटन की अपनी जो हाइट है, वो आप मत बताओ। आप बस स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कि बटन हमारा विंडो में किस पॉइंट से बनना शुरू होगा। उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट उस पे लिखे टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर दी जाएगी और बटन बनकर आपका तैयार हो जाए। तो सर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ध्यान रखने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है? अभी पढ़ेंगे उसको दूसरा ऑप्शन, लेकिन इस ऑप्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, उसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है हमारा लेआउट इन टीकेंटर। लेआउट का पर्पस होता है पोजिशनिंग ऑफ ए विजिट इन विंडो। पोजिशनिंग ऑफ ए विजिट इन विंडो इज नोन एज लेआउट, ठीक है। तीन तरह के लेआउट होते हैं टीकेंटर के अंदर। एक होता है प्लेस लेआउट, दूसरा होता है हमारा पैक लेआउट, और तीसरा होता है हमारा ग्रिड लेआउट। तो तीन तरीके से किसी भी विजिट को विंडो में पोजीशन दी जा सकती है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाई वो बाय डिफॉल्ट प्लेस वाली। प्लेस बड़ा आसान है। क्रिकेट में आपने अक्सर कमेंट्री में सुना होगा प्लेसमेंट बढ़िया है। प्लेसमेंट बढ़िया का मतलब है बैट्समैन ने गैप ढूंढ लिया, जहां फील्डर नहीं खड़ा था वहां से बॉल निकाल दी, इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट अच्छा है ना। मतलब उसने वो पोजीशन ढूंढ ली जहां फील्डर नहीं खड़ा था, वहां से बॉल निकाल दी, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। बढ़िया टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब क्या होता है, बॉल का बैट से जो कनेक्शन हुआ है वो एकदम सही टाइम पे हुआ है, ना बल्ला देर से आया ना जल्दी आ गया, तो सब बोलते हैं टाइमिंग, ठीक है। बहरहाल हमें क्रिकेट नहीं सीखना है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्लेस। प्लेस प्लेसमेंट से बना है, पोजीशन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने बटन की बटन ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल करेंगे प्लेस, और प्लेस मेथड के अंदर जो बटन ऑब्जेक्ट है आपका, इस बटन ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट पास करोगे, एक्स कितना है और वाई कितना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक्स पास करूंगा, तो मान लीजिए मैंने पास कर दिया एक्स 200 और वाई पास कर दिया मान लीजिए 100। तो इसके अकॉर्डिंग विंडो पर बटन प्लेस हो जाएगा, लगभग वैसा ही कुछ। अब आप कह रहे हैं सर बटन को लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, तो एक यूजर का हमारा तरीका होगा बोलने का। प्रोग्रामर का जो नजरिया होगा सोचने का, वो क्या होगा, मान लो किसी ने कहा सर बटन को थोड़ा सा लेफ्ट में कर दो, बताओ प्रोग्रामर क्या सोचेगा कि बटन लेफ्ट में आ जाए। मुझे बताओ कहाँ पर चेंज करना, लेफ्ट की तरफ करना है तो बताओ इसमें कहाँ कम करना होगा, वो कितना है वो देखते रहेंगे। एक्स को कम कर देते हैं, मान लो कितना है वो तो बात की बात है, हमें समझना था कि अगर मुझे लेफ्ट करना है तो मैं कहाँ चेंज करूँ, यहाँ चेंज करूँ। ऊपर नीचे करना है तो वाई में चेंज करना है, लेफ्ट राइट करना है तो एक्स बदलना है। चलो अब मान लीजिए मैं एक बटन और लगाना चाहता हूँ, B2 नाम, इस पर मैंने ओके लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये बटन B1 बटन के राइट में थोड़ा गैप देकर नजर आना चाहिए, बताओ कहाँ पर प्लेस करूं B2 को।
वाई को 150 करना है, वाई तो सेम रखो ना, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि उसी के बराबर में थोड़ा गैप देकर आए। तो अब सोचो कि पहले तो हमारा B1 बटन है, 100 पर तो वो स्टार्ट हुआ है, फिर उसने अपना कुछ सबमिट लिखा है, उसमें थोड़ी जगह गई होगी, थोड़ा सा आप गैप मांग रहे हो, है ना। उसके बाद सोचो कि एक्स क्या रखें कि वो दोनों बातें कवर हो जाए, फिर हमारा B2 नजर आए, है ना। तो आप 200 रख कर देख लो, ठीक है, 150 रख कर देख लो। तो पहली बार में तो आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा, पहली बार आपको नहीं पता होगा कि मैं सही हूँ गलत, है ना। पहली बार में आप देखो, फिर पता चल जाएगा मैं कितना सही था कितना गलत था, फिर सेट करना होगा हमारा। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि बाय डिफॉल्ट बटन का साइज वही होगा जो उस पर लिखे हुए टेक्स्ट को दिखाने के लिए रिक्वायर्ड हो। इसलिए ओके बटन छोटा नजर आ रहा है, सबमिट बटन और बड़ा हो गया। मान लो कोई और बटन बना दूं, इसको कुछ और लिख दूंगा, और बड़ा हो जाएगा। लेकिन कई बार आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है, मुझे सेम साइज के बटन बनाने, कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होगी आप कि मैं सेम साइज के बटन बनाना चाहता हूँ, चाहे मैं उस पर कुछ भी लिखूं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ध्यान से देखो कि लगभग हाइट तो बटन की सेम ही है, सिर्फ क्या चेंज है, विड्थ। तो मैं दोनों बटन की विड्थ खुद से मेंशन कर देता हूँ, विड्थ इक्वल टू। अब विड्थ जब आप मेंशन करते हैं तो वो हमारा पॉइंट में होती है, पिक्सल में नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर 10 पॉइंट, और यहाँ भी लिख दिया 10 पॉइंट। तो अगेन पहली बार में मुझे अंदाजा नहीं होगा 10 पॉइंट कितना बड़ा होता है, तो पहली बार में करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हमारा ब्रेन समझ जाएगा कि 10 पॉइंट विड्थ कितनी होती है। ठीक है सर, मतलब ठीक हो गई, ठीक है। तो नंबरों वाला खेल हिट एंड ट्रायल है, नहीं पता पहले से क्या होगा, तो थोड़े छोटे करने हैं, 8-8 का करके देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि विंडो की विड्थ बढ़ा दो, 500 से 1000 कर दो। तो विंडो की विड्थ अगर मैं 500 से 1000 करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि विंडो मेरी अब यहां से लेकर ये 500 पे इतनी आ जाएगी, 1000 इतनी की हो जाएगी। अच्छा, क्या बटन बदलेगा अपनी पोजीशन या वो उतनी रखेगा? भाई बटन का जो 100-200 है वो तो इतना ही होगा, वो तो अर्जेंसी काउंट होगा। तो अगर किसी ने बटन की विड्थ या हाइट बदली, सॉरी विंडो की विड्थ या हाइट बदली, तो इस बात का हमने जो बजट लगाए हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब देखने में अजीब लग रहा है, क्योंकि उस रेशो में बटन भी हम चाहते थे सेट होने चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएंगे जब आप पहले से सेट कर रहे हो, इतनी पोजीशन पर रखोगे तो उतनी पर रखोगे। अब 100 तो इतना ही होगा, अब आगे कितनी और है कितनी नहीं आप देखो। तो इस तरह की समस्याओं का एक समाधान दिया गया। जब आप प्लेस पे जाते हो तो प्लेस दो तरह से काम करता है। पहला, एब्सोल्यूट प्लेस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो आपने वैल्यू लिख दी वो वही रहेगी। विंडो अगर रीसाइज होती है, विंडो का साइज बदलता है, तो हमारे बटन की पोजीशंस नहीं बदलेंगी, वो जैसी जहां पर है वही नजर आएंगे। इससे हमारा लुक अजीब लग सकता है कि विंडो का ब्रेथ बदल गया, विंडो की हाइट बदल गई हमारी, है ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आया, और इसको बोलते हैं रिलेटिव प्लेस। रिलेटिव प्लेस में हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट एक्स और वाई ना देकर रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई देते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, ये रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई, इनकी वैल्यू कैसे देते हैं ये भी अभी सीखेंगे। तो मान लीजिए ये मेरी विंडो है 500-300, मान लो अभी मैंने ये 500 और 300 की विंडो मान ली। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बटन लाना चाहता हूँ,
एक बटन मैं लाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बटन में रिलेटिव एक्स इक्वल टू 0.2। इसका मतलब है कि बटन का जो पेरेंट है, तो हम देखेंगे बटन V1 का पेरेंट कौन है, विंडो। विंडो का जो एक्स है, विंडो का एक्स कितना है 500, उसका 20% बटन का एक्स रखना रिलेटिव टू पेरेंट। तो किसी विजिट में जब रिलेटिव एक्स रिलेटिव बाई पास करते हो तो इसका मतलब है रिलेटिव टू पेरेंट, और पेरेंट कौन है V1 का, विंडो। तो विंडो की एक्स का 20% बटन का एक्स होगा। तो 500 का 20% कितना हो गया, 0.2 का मतलब 20% कितना हो गया, 100। यानी कि एक्स कितना चलेंगे, 100 चलेंगे। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर रिलेटिव वाई इक्वल टू 0.3, तो पेरेंट है 300, 300 का 30% कितना हो गया, 90। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, बटन आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको 500 की जगह 1500 कर दूं, अब ये बताओ क्या रिलेटिव एक्स बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदल गया। 1500 का 20% लेगा इस बार। तो जो पहले 100 था अब कितना हो गया, 300 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि विंडो की विड्थ और हाइट जैसे ही बदलेगी, हमारा बटन भी अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिव GUI। रेस्पॉन्सिव GUI का मतलब है कि आपकी विंडो का विड्थ हाइट अगर बदलेगा तो उसके अंदर जो भी चीजें आपने लगाई हैं, विजेट्स लगाई हैं, अगर आपने वो रिलेटिवली लगाई हैं, एब्सोल्यूट ना लगाकर, तो वो हमारा रेस्पॉन्सिव होंगी, मतलब वो सारे विजेट्स अपने आप को रिपोजिशन करते रहेंगे। ठीक है, तो हाईली रिकमेंडेड जो अप्रोच है वो यही होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव एक्स लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि वो फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो मैं लिख दिया मान लीजिए 0.2 और यहाँ लिख दिया 0.3। अब ये मैं उसके राइट में चाहता हूँ तो 0.4 और ये 0.3। अब अगर मैं विड्थ बढ़ाता हूँ तो उसी जगह पर बटन नहीं रहेंगे, अकॉर्डिंगली एडजस्ट हमारे हो जाएंगे, हो गए। जो पहले एकदम यहाँ आ रहे थे अब अकॉर्डिंगली हमारे एडजस्ट करो। वापस से वैसे ही कर दूंगा इसको साइड पर। तो हर चीज अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव प्लेसमेंट और एब्सोल्यूट प्लेसमेंट हमारा होता है। तो ज्यादा बार रिकमेंड करते हैं कि आप रिलेटिव प्लेसमेंट का यूज करेंगे। रिलेटिव प्लेसमेंट किसका होता है, किसी भी विजिट का होता है, किसके रिलेटिव होता है, अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है। पेरेंट के एक्स का कितना फ्रैक्शन, पेरेंट के वाई का कितना फ्रैक्शन विजिट को मिलेगा, वो आप रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई की वैल्यू से बताते हैं। रिलेटिव एक्स रिलेटिव वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखते हैं, जो कि फ्रैक्शन होती है। ठीक? अब अब आपने बटन लगाया। अब बटन की पोजिशनिंग चाहे आपने प्लेस से करी, चाहे आपने प्लेस एब्सोल्यूट वाले से करी या प्लेस रिलेटिव वाले से करी, बटन की अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका इन बातों से मतलब नहीं है कि बटन कैसे पोजीशन ले रहा है। जैसे सर मैं चाहता हूँ बटन पे जो लिखकर आ रहा है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि प्रॉपर विजिबल हो क्या लिखा है बटन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए बटन के अंदर एक और कीवर्ड आर्गुमेंट हम पास करेंगे, और उसका नाम होता है हमारा फॉन्ट। तो फॉन्ट नाम से कीवर्ड आर्गुमेंट होता है जो बटन का हमारा कंट्रोल करेगा तीन चीजें। क्या क्या, बटन का जो भी टेक्स्ट लिखकर आ रहा है, फॉन्ट फैमिली क्या लिखोगे, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, वर्धना, कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करोगे लिखने के लिए। ठीक है, दूसरा फॉन्ट का साइज क्या रखोगे, तीसरा फॉन्ट का स्टाइल क्या रखोगे, इटैलिक बोल्ड क्या रखना चाहते हो। ठीक है, वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फॉन्ट, एक टपल बनाई, और इस टपल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉन्ट का फैमिली नेम। तो मान लीजिए मुझे एरियल याद है, अब आपको याद नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लेना, और अगर कुछ भी नहीं याद है तो आप एम्प्टी छोड़ देना, तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली टीक इंटर में होती होगी वो आपकी यूज होगी। ठीक है, तो मुझे याद है, टाइम्स न्यू रोमन लिख दो, एरियल लिख दो, वर्धना लिख दो। फिर उसके बाद फॉन्ट का साइज पहली बार में नहीं पता,
तो तुक्का मारना होगा। मान ली मैंने 10 लिख दिया, नहीं पता है छोटा होगा बड़ा होगा क्या होगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट जो लिख रहे हो वो बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल हो जाएगा, इटैलिक करना है तो यहाँ पर इटैलिक ऐसे करके लिखो। तो मान लीजिए मैंने बोल्ड कर, हो गया, हमने कहा हो गया। अब बटन का थोड़ा सा चेंज तो हुआ है, बोल्ड तो हो ही गया। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 10 से 15 कर दूं, अब बटन का फॉन्ट साइज बढ़ते ही बटन का जो पॉइंट वैल्यू थी विथ वाली 8 वो ज़्यादा हो गई, बटन ओवरलैप हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, बटन को 0.5 दूसरा वाला यहाँ ला। तो दूसरा बटन ना बड़ा छोटा सा लग रहा है इसके सामने, तो उसका भी फॉन्ट सेम कर दो। तो दूसरे वाले बटन का फॉन्ट भी मैंने सेम कर, अब सही दिखा है। अब जिस तरह से हमने विंडो का बैकग्राउंड बदला था, बटन का भी तो बैकग्राउंड आ रहा है ग्रे बाय डिफॉल्ट, तो बटन का बैकग्राउंड भी मैं बदल सकता हूँ। कैसे बदलोगे, बटन के कंस्ट्रक्टर में एक और कीवर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे बीज, बीजी इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। अब जो भी आप देना चाहते हो बैकग्राउंड कलर वो आप बटन का दे सकते हो, ठीक है। तो आप वाइट देना चाहते हो वाइट दे सकते हो, ठीक है। जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो इनका कोई वो नहीं है कि आप क्या दोगे कितना दोगे। आप देखो ये तो डेकोरेशन वाली चीज है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप अपना हिट एंड ट्रायल करके देखो। अच्छा, जो बटन है उस पर जो लिख कर आ रहा है वो किस कलर से लिख कर आ रहा है, ब्लैक। मैं चाहता हूँ जो लिख कर आ रहा है उसका कलर बदल जाए, ब्लैक से ना किसी और कलर से लिख कर आ जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। और उसके लिए हम एक और कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करेंगे, एफ जी, फोरग्राउंड। एफ जी स्टैंड फॉर फोरग्राउंड, है ना, जो फ्रंट पे है फोरग्राउंड कलर। तो मान लीजिए पहले वाले का फोरग्राउंड कलर मैंने रेड कर दिया, दूसरे वाले का ऐसे ही रहे। दूसरे वाले का आप बदलना चाहते हो तो दूसरे वाले का बदल दो, एफ जी मान लो मैंने ब्लू कर दिया। अब अगर हम इन बटन का बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं, बटन पे बॉर्डर्स आ जाएं, तो हम बटन के बॉर्डर्स बना सकते हैं। और उसके लिए बटन के कंस्ट्रक्टर में एक और आर्गुमेंट पास करेंगे जिसका नाम होगा बी सी। अच्छा, जितने भी मैं ये कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहा हूँ ना, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप पहले कोई सा लिख सकते हैं, पहले विथ लिख दो, फिर फॉन्ट कर दो, फिर बीडी कर दो। तो ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर में याद करने हैं, नहीं, याद करना है कि ये होते हैं, टेक्स्ट होता है, विथ होती है, फॉन्ट होता है, फॉन्ट एक टपल है, फिर बीजी है, फिर एफ जी है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कीवर्ड आर्गुमेंट का फायदा यही होता है कि उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में कीवर्ड आर्गुमेंट अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो बीडी, बॉर्डर की थिकनेस, तो मैंने मान लो 5 पिक्सल करके देखी, हिला रहा है, बटन का बॉर्डर लगा हुआ है, ओके बटन का नहीं लग रहा है ना। तो ओके बटन का ही बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप इसका भी बॉर्डर लगा दो। है जी। हाँ, जो नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट है वो सबसे पहले ही आएगा, दैट इज विंडो। बाकी सबका ऑर्डर अपना आप दे। अब जो हमारे लेआउट थे पोजिशनिंग करने वाले, उसमें से मैंने आपको एप्सल ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट के साथ प्लेस को बताया, ठीक है। अब जो दो और बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो बटन की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट वॉन्ट वाली, बैकग्राउंड फोरग्राउंड, इनका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो पोजीशन करने के लिए, है ना, ये अपना काम करेंगे प्रॉपर्टी। तो कॉपी करा, पेस्ट करा,
और दूसरा तरीका इस बार इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए विंडो है, तो दूसरा जो तरीका है पोजीशन करने का, वो होता है पैक लेआउट। पैक लेआउट में क्या होता है, हमारी विंडो को सबसे पहले 4 साइड में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो गई हमारी टॉप साइड, एक हो गई हमारी बॉटम साइड, एक हो गई हमारी लेफ्ट साइड, और एक हो गई हमारी राइट साइड। पैक लेआउट ये कह रहा है कि आप जो भी विजिट मुझे देंगे, मैं बॉर्डर पे लगाऊंगा। बॉर्डर मतलब या तो लेफ्ट बॉर्डर पे लगाऊंगा, या बॉटम के बॉर्डर पे लगाऊंगा, या टॉप के बॉर्डर पे लगाऊंगा, या राइट के बॉर्डर पे लगाऊंगा। आप बोलोगे बीच में लगा दूं, तो मेरा काम नहीं है बीच में लगा। तो मैं सिर्फ बॉर्डर पे ही आपके विजिट को ऐड करूंगा। अब आप बताओ किस साइड पर ऐड करना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई चलो एक काम करो, आप बॉटम पे लगा दो। तो पैक में मुझे क्या लिखना होगा, B1 डॉट पैक साइड, साइड इक्वल टू बॉटम। लेकिन सर बॉटम, ये पूरा बॉटम ही है यहाँ से यहाँ तक, तो बॉटम में भी कहाँ पर। तो बॉटम को फिर से 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, और ये होगा हमारा जैसे डायरेक्शन होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस तरह से। तो ये हो गई हमारी वेस्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा ईस्ट। तो बॉटम सेंटर, आपका विजिट बिल्कुल बॉटम के सेंटर पे नजर आएगा। अगर आपने लिखा बॉटम वेस्ट, तो बॉटम के लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। बॉटम राइट ये रहा। सेम टॉप के लिए होगा। तो अगर आप टॉप साइड बताते हो, तो सेम डायरेक्शन यहाँ भी काम करेंगे, सेंटर वेस्ट ईस्ट। लेकिन अगर आपने साइड की वैल्यू टॉप या बॉटम ना बताकर लेफ्ट या राइट बताई हो, तो लेफ्ट में ये तो सेंटर है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पहाड़ी इलाका। अब पहाड़ कहाँ होते हैं, नॉर्थ। और ये हो गया आपका समुद्री इलाका, साउथ। ठीक है, ऐसे ही राइट वाला, ये हो गया आपका राइट सेंटर, और ये राइट नॉर्थ, ये हो गया राइट साउथ। आप इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके किसी विजिट को अगर ऐड करना चाहते हैं, तो पैक लेआउट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पैक लेआउट आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास प्लेस है। अगर आपको अपनी स्पेसिफिक पोजीशन देनी है, तो आप प्लेस ही दे सकते, पैक से नहीं दे सकते। तो अब सर मैंने ये साइड तो बता दी यहाँ पर, बॉटम, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। तो डायरेक्शन को यहाँ पर ही लिखते हैं एंकर। डायरेक्शन दिएगा कि यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट का नाम है एंकर। एंकर की वैल्यू क्या रखना चाहते हो, हमने कहा W कर दो। तो जैसे मैंने इसको W करा, ये कहाँ पहुंच गया होगा हमारा, बॉटम के वेस्ट में आ गया। ठीक है, अब B2, B2 को भी मैंने पैक कर दिया। इसकी साइड हमने कहा इसे टॉप दे दो, और एंकर की वैल्यू इसकी सेंटर कर दो। आ गया उसी जगह पर, बॉटम वेस्ट टॉप सेंटर। अब अगर इसे सर इधर उधर घुमाना हो, तो हमने कहा इसको वेस्ट की जगह ईस्ट कर दो, इधर आ गया। इसको साउथ की जगह वेस्ट कर दो, इधर पहुंच गया। थोड़ा बहुत भी होगा।
यहाँ बीच में ऐसे जमाव लग रहा। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारा जो पैक लेआउट है वो सिर्फ बॉर्डर पे ही रखेगा, आप बीच में नहीं लगा सकते, इधर उधर नहीं लगा सकते। बॉर्डर बाउंड्री पे आपको कहीं रखना है तो आप रख सकते हो। तो बेस्ट सुटेबल हेडर फूटर लगाने के, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में हेडर लगाना है, भाई आप प्रोजेक्ट का टाइटल तो बना के दोगे, लोगो लगाओ नहीं लगाओगे, तो लोगो लगाना है आपको, लगआउट बटन लगाना है, बैक बटन लगाना है, तो टॉप पे लगाते रहो, जैसे ऊपर ही तो आते हैं। फूटर जैसा कुछ लगाना है, पेज नंबर लगाना है या कॉपीराइट का लोगो लगाना है, नीचे copyright 2000.com, तो नीचे लगाओ फूटर में, मना किसने करा है। तो बस उसी पर्पस के लिए सही है। अगर हम पैक में कुछ ना बताएं, हमने पैक में कुछ भी नहीं बताया, ना साइड बताई ना एंकर बताया, तो डिफॉल्ट हमारा टॉप सेंटर होता है। टॉप सेंटर, साइड की डिफॉल्ट वैल्यू टॉप होती है और उसका एंकर की डिफॉल्ट वैल्यू सेंटर होती है, तो सेम आउटपुट नजर आएगा। ओके बटन के बारे में मैंने नहीं बताया कहाँ पैक करना है, फिर भी वो कहाँ नजर आया, टॉप सेंटर पे नजर आया। तो डिफॉल्ट वैल्यू साइड की टॉप होती है और साइड की टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू एंकर के लिए सेंटर होती है। अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया, पैक लेआउट प्लेस लेआउट में जो एक डिफरेंस है वो आपने देखा कि प्लेस लेआउट जहां चाहे वहां लगा सकते हैं और पैक लेआउट सिर्फ बॉर्डर पे ही पैक होता है। दूसरा डिफरेंस, प्लेस लेआउट ओवरलैप कर सकता है। आपने जो कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स वाई B1 के, एक्स वाई B2 के, ऐसे दे दिए, एक के ऊपर एक आ गया तो आ जाएगा, लेकिन पैक लेआउट की गारंटी है ओवरलैपिंग नहीं होगी, विजिट कभी ओवरलैप नहीं होगा। एक जगह पर जो विजिट आ गया है वो उस जगह पर दूसरा विजिट नहीं आएगा। और अगर हम जबरदस्ती करें तो, जैसे फिर से मैंने B2 में लिख दिया साइड बॉटम और एंकर की वैल्यू W, तो वो क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो। तो पैक लेआउट के अंदर इंटरनली एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, बहाव। तो वो बहाव कहाँ से कहाँ तक होगा वो देखना पड़ेगा कि आपकी साइड बॉटम W है तो इसका फ्लो क्या रखेगा, देख फ्लो क्या रखा उसने, ऊपर की तरफ। यहाँ पर ऑलरेडी बॉटम, देखो ऑलरेडी सबमिट बटन आ चुका था बॉटम बेस्ट पे, ये आ गया। अब आप B2 बटन ओके वाला भी लेकर आ गए बॉटम बेस्ट पे, तो इसने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया, यानी कि टॉप की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो हमेशा क्या फ्लो टॉप की तरफ होगा, हमने कहा नहीं, ये सिखाना है मुझे आप। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, बॉटम पर सेम आएगा तो टॉप की तरफ फ्लो करेगा। अच्छा मान लीजिए शायद आपको अपना ही आंसर मिल जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि ऑलरेडी ये टॉप बेस्ट में लगा हुआ है, तो दूसरा वाला अगर सेम टॉप बेस्ट में आएगा तो टॉप की तरफ फ्लो करेगा, बाहर निकल जाएगा स्क्रीन से फिर तो इस बार फ्लो कहाँ होना चाहिए, बॉटम की तरफ फ्लो होना चाहिए। ये देखो बॉटम की तरफ फ्लो, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट कर दिया तो सेंस लगाना होगा, और मैं यहाँ पे लेफ्ट सेंटर हूँ। अब मैंने फिर से यहाँ पर लेफ्ट सेंटर कर दिया, तो बताओ अगला वाला फ्लो किधर होगा। ऑलरेडी लेफ्ट सेंटर में एक कंपोनेंट लगा हुआ है, अब उसी जगह पर एक और आ रहा है, तो कहाँ जाएगा, राइट की तरफ। तो इस बार फ्लो कहाँ होगा, राइट की तरफ, ना टॉप की तरफ ना बॉटम की तरफ, किधर होगा, राइट की तरफ फ्लो होगा। तो इसी तरह से अगर मैं सेम पोजीशन लेफ्ट लगा दूं तो फ्लो किधर की तरफ होगा, इधर। ठीक है, तो ये आपको साइंस में समझना होगा कि हमारा जो पैक लेआउट है वो ओवरलैप नहीं करता, और जैसी ऐसी सिचुएशन आती है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन का।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट होगा, अगर एक तीसरा लगा दो फिर दूसरे के आगे आ जाएगा। बिल्कुल, फ्लो, फ्लो का मतलब ही यही है, पहला दूसरा धक्का मारेगा, दूसरा तीसरा धक्का मारेगा, तो ये तो पानी बहेगा, तभी तो फ्लो कहते हैं उसे। कश्मीरी गेट पे खड़े हो जाओ मेट्रो में जाने को, फ्लो अपने आप बनता है, अपने आप अंदर चले जाओगे। राजीव चौक पे भी यही होता है, आप खड़े हो जाओ, मेट्रो आते ही फ्लो अपना बन जाएगा, पहला दूसरा धक्का मारेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, पहुंच गए अंदर। तो वही फ्लो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि एक जो मन में इच्छा है कि थोड़ा सा लेफ्ट राइट नहीं होगा, मतलब जहाँ चिपक गया वहां चिपक गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। मान लो अभी मैंने यहाँ पर ये बॉटम सेंटर वाला सिचुएशन में लेकर आया, स्पेलिंग गलत होने पर एरर आ जाएगी, बॉटम बेस, और फिर से मान लो ये बॉटम बेस ही कर दिया, पर मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में गैप आ जाए, इन दोनों के बीच में गैप आ जाए। तो पैक लेआउट में एक कॉन्सेप्ट होता है जो प्लेस में नहीं होता, और उसे हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। पैडिंग का कॉन्सेप्ट, पैडिंग मतलब होता है स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेसिंग दे सकते हैं, लेकिन किसमें, सिर्फ पैक लेआउट करता है। कैसे देंगे वो देंगे, तो जब आप पैक करते हैं B1, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पैड एक्स, एक्स की दोनों तरफ डायरेक्शन में पैडिंग देना, किसके बीच में, बटन और उसके लेफ्ट राइट जो भी है उसके बीच में स्पेसिंग देना। ठीक है, तो पैड कितने का पैडिंग देना है, मेरा 10 पिक्सल। तो B1 बटन एक्स डायरेक्शन में दोनों तरफ, मान लीजिए ये आपका विंडो है, ये आपका बटन है B1। अब मैं आपसे कहूंगा एक्स पैडिंग करो, तो एक्स पैडिंग मतलब ये एक्स और इधर दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, स्पेसिंग, और बटन थोड़ा सा राइट की तरफ चला जाएगा। तो ध्यान रखना, देखने में तो ये आएगा, इधर भी पैडिंग होगी, दिख नहीं रही होगी आपको। अब ये मत कहना कि सिर्फ यही है, इधर भी होगी। अगर मैं इसके राइट में कोई एक विजिट लगा देता तो इतना ही गैप इधर भी नजर आता। ये बात आपको तब समझ में आ जाती है जब मैं इस बटन पे कौन सी पैडिंग लगा दूं, बाई वाली। अगर मैं इसकी बाई पैडिंग लगाऊं तो बाई दोनों तरफ पैडिंग आएगी, एक तरफ नहीं आती है, दोनों तरफ आएगी। जब दोनों तरफ आएगी तो बटन की वर्टिकल वाई भी नजर आएगा और अपवर्ड वाई भी नजर आएगा, क्योंकि ऊपर एक विजिट मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको वो फील होगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा पैड वाई इक्वल टू मान लो 20 कर दिया, ठीक है, तो ये एक्स है इधर, इधर, और ये वाई है इधर और नीचे। अगर आप ओके वाले बटन का पैड वाई लगा दोगे तो देखने वाले को एक गैप ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि ओके बटन भी अपने दोनों तरफ वाई की पैडिंग लेकर आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दिखाना क्या चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग कोड कैसे लिखो। ठीक है, तो इस तरह से पैक लेआउट के अंदर आप पैड एक्स और पैड वाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो आप यूज कर सकते हैं, आई पैड एक्स। आई का मतलब है इंटरनल पैडिंग, इंटरनल पैडिंग। तो इंटरनल पैडिंग क्या होगी वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर 30 ज्यादा दी है, ताकि आपको फील हो कि आई पैड और पैड एक्स में क्या डिफरेंस है। पैड एक्स बाहरी पैडिंग होती है, आई मतलब इंटरनल पैडिंग, अंदर की पैडिंग। ये जो पैडिंग है ये आई पैड एक्स है दोनों तरफ, ये पैड एक्स, ये पैड एक्स है, और अंदर वाली आई पैड एक्स, ये पैड वाई है, और अंदर वाली आई पैड वाई, ये आई पैड वाई, आई पैड वाई। तो इस तरह से हम इंटरनल पैडिंग अगर देना चाहते हैं तो इंटरनल पैडिंग भी दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर इंटरनल पैडिंग दे देता हूँ, आई पैड वाई इक्वल टू 20, ये पैडिंग आ गई आई पैड वाई। तो शायद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, तो ज्यादा बार हमें जरूरत पड़ती है पैड एक्स पैड वाई की, आई पैड वाई आई पैड एक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये फीचर्स तभी मिलेंगे जब आप कहाँ पर हैं, पैक। अगर आप प्लेस के अंदर हैं तो ये सारे एरर दे देंगे। क्यों, प्लेस कह रहा है कि जरूरत ही क्या है पैडिंग की, मुझे बताओ एक्स वाई कहाँ रखना है, सीधा वहीं जाकर लगा दूंगा बटन को आप।
इधर उधर खिसकाना है इधर उधर आपको, तो अपना एक्स वाई बदलो ना। यहाँ पर पैक में एक्स वाई का पॉइंट होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए पैडिंग की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से पैक लेआउट में अगर हम ऐसे, तो सर हम सेंटर पर ले आएंगे, हमने कर लिया। ऐसे तो खिसका खिसका के आप पैडिंग दे दे के कहाँ ले आओगे, किसी को भी उठा के सेंटर पर ले आओ, बोल ले आओ। लेकिन अगर ऐसा ही करना था तो पैक क्यों लगाया फिर आपने, फिर प्लेस लगाते अगर ऐसा ही करना था तो। ठीक है, चलिए अब आता है तीसरा वाला। तीसरा वाला जो लेआउट है, ग्रिड लेआउट, इसको बेटर वे में अगर आप समझना चाहते हो तो इसमें बटन थोड़े बढ़ा दो। थोड़ा सा आसान कर दिया। माना 4 बटन लगा दिए, B1 B2 B3 B4। पहले बटन पे लिख दिया सबमिट 1, इस पे लिख दिया सबमिट 2, इस पे लिख दिया सबमिट 3, सबमिट 4। तो आप कोई सा कुछ कर सकते हो, बस समझाने के लिए थोड़ा बेटर होता है, मैंने ऐसा किया। अब मैंने 4 बटन लगाए। ग्रिड लेआउट का कहना है कि भाई मान लो ये आपकी विंडो है। अब इस विंडो पर मैं ग्रिड तैयार करूंगा, रो कॉलम तैयार करूंगा। ग्रिड का मतलब होता है रो कॉलम। कितने रो कॉलम होंगे वो डायनेमिक होगा, देखना पड़ेगा कि बटन कितना छोटा है कितना बड़ा है वगैरह वगैरह। तो उसके अकॉर्डिंग रो, हमारी जो विड्थ और हाइट है उसके हिसाब से जितनी बन सकती होंगी उतनी बना दी जाएंगी। तो मान लीजिए मैंने मान लिया 3 रो हैं और ये इस तरह से 4-5 कॉलम बन गए होंगे। तो कितने बन गए होंगे हमें नहीं पता पहले से, कितने कॉलम बनेंगे कितनी रो बनेंगे वो डायनेमिक होगा। अब आप क्या करोगे, आप हर रो को एक नंबर दोगे। रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। आप जो भी विजिट आप ग्रिड में ऐड करते हो वो किसी ब्लॉक में आएगा। तो ये ब्लॉक नंबर हो गया 0 0, ये ब्लॉक नंबर हो गया 0 1। तो ब्लॉक नंबर कैसे बोलेंगे, रो कॉमा कॉलम। तो रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0। इस वाले ब्लॉक का आइडेंटिटी क्या होगा, 0 1। इसकी क्या होगी 1 2। इसकी क्या होगी 2 1। तो अब आप बताओ कहाँ रखना चाहते हैं। तो B1 डॉट ग्रिड, जैसे मैंने B1 डॉट ग्रिड लिखा इंटरनली ग्रिड बनना शुरू हो गया होगा। इस लाइन से पहले विंडो में कोई ग्रिड नहीं बना होगा। जैसे ही मैंने पहली बार लिखा B1 डॉट ग्रिड, ग्रिड बनना शुरू हो गया। ग्रिड कहाँ से बनेगा विंडो में, अपर लेफ्ट कॉर्नर से नहीं बनता। जहां पर एक रेक्टेंगल एरिया खाली पड़ा होगा उस जगह से ग्रिड बनना शुरू होगा। क्या मैंने बोला, उसको समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे विंडो है, इस विंडो में यहाँ एक बटन पड़ा हुआ है पहले से। ठीक है, एक बटन यहाँ पड़ा हुआ है, 2 बटन मैंने पहले किस पे लगा दिए हैं, पैक से या प्लेस पे लगा दिए। 2 बटन ऑलरेडी लगा चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं ग्रिड लगा रहा हूँ, तो मैं एक साथ 2 3 यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ग्रिड लगा रहा हूँ, तो अब ग्रिड जो बनेगा वो आपका ग्रिड जो रेक्टेंगुलर रीजन बचा है इस एरिया में बनेगा, इसमें बनेगा। अब जो ग्रिड फॉर्म होगा वो यहाँ फॉर्म होगा इस तरह। बाकी जो एरिया बच गया उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रिड हमेशा रेक्टेंगल एरिया में बनेगा। अभी इनिशियल लेवल पर विंडो में कुछ नहीं था तो पूरा का पूरा एरिया रेक्टेंगल था, तो इसलिए अपर लेफ्ट कॉर्नर से बनना विंडो के ग्रिड शुरू हो गया। लेकिन अगर ऑलरेडी कुछ विजिट्स लगे हुए हैं विंडो में तो उन एरिया को हटाकर अब जो सेंटर लाइन एरिया बचेगा आपका ग्रिड के लिए, वहां से ग्रिड फॉर्म होना। तो 0 0 का मतलब ये होगा, ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0, ऐसे अब इसका मतलब है। ठीक है, तो हमारी सिचुएशन अभी इनिशियली ये है। तो हमारा ग्रिड बनेगा एकदम अपर लेफ्ट कॉर्नर पे। तो बताओ रो नंबर क्या रखना है, हमने कहा 0।
और कॉलम नंबर क्या रखना, हमने कर दिया, आगे हमने कर दिया। अब दूसरा वाला बटन मुझे अगले वाले ब्लॉक पे दिखाना है, तो क्या लिखूं, v2.grid, रो नंबर सेम है 0, कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, ग्रिड में भी स्पेसिंग होती है, पैडिंग होती है, तो ग्रिड में भी आप पैडिंग देना चाहें तो दे सकते, ठीक है, ग्रिड भी पैडिंग को सपोर्ट करता है। अब मैं चाहता हूं कि तीसरा बटन आगे आ जाए, ठीक है, तो आगे मतलब अगली रो पर आ जाए, और कॉलम 0 ही सही है, ये B3, और अगर आप कॉलम 1 पे रखोगे तो यहाँ खाली जगह आ जाएगी भाई, सबमिट इधर खिसक जाएगा, राइट में आ जाएगा, अगर कॉलम बंद कर दोगे, हमने कर नहीं। और B4 रो नंबर 1 पे आए और कॉलम नंबर 1 पे। सर सब कुछ ठीक है, काश ये सेंटर में आ जाता है, विंडो के मैं चाहता हूँ ये खिसक के सेंटर में आ जाए सब चारों के चारों, तो ग्रिड से तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रिड बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा रेक्टेंगल एरिया है विंडो में, उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर से ही बनता है, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग ग्रिड सेंटर से शुरू नहीं होगा, तो फिर आप कैसे करें। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है चाइल्ड विंडो का। मेन विंडो है, ये आपने बनाई मेन विंडो, और आप मेन विंडो के अंदर ग्रिड बना रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। अब आप क्या करें, आप मेन विंडो के अंदर पहले एक चाइल्ड विंडो बनाए, मतलब आप कह रहे हैं कि ये विंडो है, इस विंडो में बटन ऐड ना करें, इस विंडो के अंदर पहले एक चाइल्ड विंडो बनाए और उस चाइल्ड विंडो में ग्रिड बना दें, ऐसे करें। तो सर चाइल्ड विंडो कैसे बनती है, पहली बार सुन रहे हैं, हमने कहा पहली बार है। तो चाइल्ड विंडो बनाने के लिए हमारे पास टी के इंटर में फ्रेम ऑब्जेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या करता है, चाइल्ड विंडो को रिप्रेजेंट करता है, किसकी चाइल्ड विंडो बनेगा, मेन विंडो की। तो एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पेरेंट में क्या पास करेंगे, तो ये एक चाइल्ड विंडो बन गई, किस विंडो के अंदर, जो मेन विंडो चल रही है उसके अंदर। कहां पर चाइल्ड विंडो कहाँ ऐड होगी, तो आप इस फ्रेम को भी तीनों में से किसी तरीके से पोजीशन करते हैं। तो मैं इसे मान लो प्लेस कर देता हूँ सेंटर के हिसाब से, मान लो मैंने कर दिया x इक्वल टू 200 और y इक्वल टू, तो मैंने फ्रेम सेट कर दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब ऐसे मान लो ये विंडो बन गई, विंडो के अंदर फ्रेम आ गया 200 100 के हिसाब से, मान लो यहाँ पर आ गया, ये फ्रेम हो गया। अब फ्रेम फ्रेम की विड्थ और हाइट कितनी होगी, हमने कहा ये डिपेंड करेगा कि जो फ्रेम चाइल्ड विंडो है इसमें आप कितने बटन ऐड कर रहे हैं। तो हमने कहा इसमें बटन जब बनाया तो इस बार मैंने B1 बटन से क्या बोला, B1 बटन आपका पेरेंट विंडो नहीं है मेन वाली, आपका पेरेंट कौन है इस बार, फ्रेम। तो सबका पेरेंट हमने क्या कर दिया, फ्रेम कर दिया। अब जब मैं B1 पे ग्रिड बनाऊंगा तो B1 अपने पेरेंट पर ग्रिड बनाएगा, और B1 का पेरेंट इस बार कौन है, फ्रेम। और फ्रेम कहां पर सेट कर दिया है मैंने, मेन विंडो के बीच में कहीं सेट कर दिया है, तो देखने वालों को क्या लगेगा, अब सही है सर। अब अगर मुझे इन चारों बटन को थोड़ा सा लेफ्ट करना है तो बताओ क्या करूं कि देखने वाले को चारों बटन लेफ्ट में नजर आएंगे, किसका एक्स बदल दूं, फ्रेम का। और ये तो ये विंडो है मेन विंडो, उसके अंदर फ्रेम है और फ्रेम के ऊपर बटन लगे हुए हैं ग्रिड लगाकर। तो फ्रेम पर आप ग्रिड लगाओ, पैक लगाओ, प्लेस लगाओ, वहां थोड़ी करेगा, कुछ भी लगाओ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेम क्यों यूज करा सर हमने, विंडो के अंदर विंडो ही ना बना लें, टीके का ऑब्जेक्ट ही ना बना लें एक और, हमने कहा बना सकते थे, लेकिन टीके का ऑब्जेक्ट जो विंडो बनाता है उस विंडो में टाइटल बार आता है, मिनिमाइज, रीसाइज, क्लोज बटन आते हैं, और फ्रेम से जो विंडो बनती है उसमें टाइटल बार नहीं होता है, तो पता नहीं चलेगा कि फ्रेम है भी है कि नहीं।
इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चाइल्ड विंडो कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी बनाया वो हमने बस लेआउट को समझा कि लेआउट क्या होता है ना। हमने थोड़ा ये सीखा कि कैसे हम लोग कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन अभी भी हमने नहीं बनाई, तो हम चाहते हैं कोई एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन बने। तो मीनिंगफुल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि यूजर से आप कुछ इनपुट लें, उस पर कुछ ऑपरेशन करके दिखा दें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस काम के लिए, उसको देखते हैं। तो 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम सबको आता है, वही प्रोग्राम में टी के इंटर से करके दिखाऊं तो बड़ा आसान लगेगा। ज्यादा समय किस पे लगेगा, 90% टाइम किस पे लगेगा, विंडो बनाने में। तो मैं फटाफट से विंडो बना देता हूँ। ठीक है, अब मुझे समझाना नहीं है आपके लिए, मैं बस काम की चीज अपनी लिख रहा हूँ। तो अब सबसे पहले मुझे क्या देना है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज दूं, एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैसेज के लिए क्या बनाएंगे, लेबल। तो मैंने एक लेबल ऑब्जेक्ट बनाया और मैं विंडो पर ही बना रहा हूँ, और यहाँ लिख दिया मैंने एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद लेवल को मैंने प्लेस कर दिया x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 50। ये लेवल आ गया। फिर एक दूसरा लेवल चाहिए एंटर सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर का लेवल उसके नीचे आना चाहिए। तो मैंने 50 का गैप देकर नीचे लेकर आ गया, ये हो गया एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब ये ग्रिड ग्रिड में हटा देता हूँ, पहले देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आने देते हैं। लेकिन सर ये जो आ रहा है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि लेबल का बैकग्राउंड ग्रे, लगभग सारे विजिट का बैकग्राउंड डिफॉल्ट ग्रे होता है, तो अजीब लग रहा है बड़ा। तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, लेबल का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए तो अच्छा लगेगा। ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, लेकिन लेबल का बैकग्राउंड मैं दे तो सकता हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड येलो ही ना कर दूं, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा इस तरीके से। जो लेबल का बैकग्राउंड है वही विंडो का बैकग्राउंड है, देखने वाले को ट्रांसपेरेंट वाला फीचर नजर आए। सर फॉन्ट थोड़ा छोटा है, तो अभी तो सिखाया है, बटन में सिखाया था, सारे विजिट पे काम करता है। तो फॉन्ट जो डिफॉल्ट चल रहा है चलने दो, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया थोड़ा सा, बोल्ड भी करना है तो बोल्ड भी कर दो। दूसरा वाला, दूसरा वाला का भी ऐसे ही कर दो। अब सर इनके आगे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए एंट्री ऑब्जेक्ट बनाएंगे। विंडो पर लगेगी एंट्री, और एंट्री को प्लेस करना है। कहाँ प्लेस करना है, देखने वाले को क्या फील आना चाहिए, पहले वाले लेवल के आगे है। एक्स की वैल्यू 50 तो वो चली रही है, तो इसको अगर मैं 150 कर दूं और वाई की वैल्यू सेम रख दूं, तो शायद ये आ जाए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, मान लो 250 कर दूं, हमने कहा ठीक है। तो इसका भी फॉन्ट सेट कर दो, ताकि यूजर जब टाइप करे तो सही से टाइप कर ले। तो जब फॉन्ट बढ़ाओगे तो एंट्री का साइज बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा लेफ्ट कर दो। ठीक है सर, सेम एंट्री को कॉपी करके पेस्ट कर दो E2 के लिए, और x की वैल्यू सेम रखनी है, y को बदल देनी है। सर जो एंट्री है उनका बॉर्डर दे सकते हैं बटन की तरह,
BD इक्वल टू 5, थोड़ा सा लुक बेटर आ सकता है, आ भी रहा है। ठीक है, जो भी लिखोगे आप यहाँ पर अपना लिख सकते हो। सर बटन लगाओ ऐड का मल्टीप्लाई का, तो 2 बटन मैं लगा दे रहा हूँ, ऐड और मल्टीप्लाई। तो ये हो गया मेरा ऐड बटन और ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई बटन। आई नहीं, प्लेस तो करो इन्हें। B1 डॉट प्लेस। अब एक्स देखो 50 है एक का और 220 है एक का, तो इनके बीच में अगर मैं रख दूं तो वाई 50, 100, 150, 150 की जगह अगर मैं 200 लगा दूं थोड़ा सही लगेगा। या या इसको अगर मैं 170 कर दूं तो सही रहेगा। B2 लगा दो, एक्स को 200, थोड़ा सा राइट में ले देगा, इसको 300 कर दो, इसको 200 कर दो। अब अगर मैं कहूँ सर ये पूरा सिस्टम थोड़ा नीचे कर दो, ऊपर जगह बना दो, लोगो वोगो लगाना है तो गलत अप्रोच है मेरी। मैंने सारे के सारे उठा के इंडिविजुअली कहाँ लगाए हैं, विंडो पे। अगर मैंने पहले एक फ्रेम बना लिया होता और इन सबको उठा के मैंने फ्रेम पे लगाया होता, तो अब जो मेरे मन में आया उसको करने में बस एक चेंज करना होता, फ्रेम का एक्स मैं ऊपर नीचे कर देता, फ्रेम का वाई में चेंज कर देता। तो हाईली रिकमेंडेड अप्रोच है कि विंडो में डायरेक्टली विजेट ना लगाएं, पहले विंडो में फ्रेम लगाएं, फ्रेम पे विजेट लगाएं, ताकि एक जैसी चीजें जब एक साथ मैनेज करनी होंगी तो फ्रेम से मैनेज आसानी से होगा। बराबर जो है तो हमें देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, आपने इस पूरे को बनाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन का प्रोग्राम लिखा है। क्या ये जिस पर्पज के लिए लिखा गया वो पर्पज पूरा होगा या नहीं होगा? भी कहीं आपने पूरे प्रोग्राम में जोड़ने का गुणा करने का कोड लिखा कहीं? 18 लाइन किस बात की? यूआई बनाने की। तो सर इस काम को अगर मैं जीवाई छोड़ दूं, सीवाई पर आ जाऊं, तो 2 लाइन का टोटल प्रोग्राम है। इनपुट लगाओ यूजर से नंबर आ गया, दूसरा इनपुट लगाओ यूजर से नंबर आ गया, गुणा करके दिखा दो, 3 लाइन के प्रोग्राम में पूरा काम हो जाएगा। तब यूजर को दिखाने वाली बात रह गई, काम तो फिर भी हो रहा है मेरा, तो दिखाने में ज्यादा टाइम लगता है। इसी को बोलते हैं पर्सनली डेवलपमेंट। तो ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है। जो एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है वो जितना ज्यादा इंटरेक्टिव होगा उतना यूजर को पसंद आएगी एप्लीकेशन हमारा। तो इस तरह से जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा कोडिंग का, टाइम का, एफर्ट का डिजाइनिंग में लगता है। सिर्फ 30% में एक्चुअल काम जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे थे वो हो जाता है, उसमें टाइम ही लगता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। पर अभी तो 2 नंबर ऐड करने की बात हो रही है। अगर मुझे पूरा एक कैलकुलेटर जैसा डिजाइन करना हो तो हो सकता है 3 4 दिन लग जाए, मुझे 2 2 घंटे डेली करूंगा तब जाकर 3 4 दिन में होगा। तो डिजाइनिंग का भी ऐसा ही, क्योंकि एक बार मैंने रंग दे दिया, मैंने क्लाइंट को दिखाया, बोला पसंद नहीं आ रहा, कलर बदलो। अब इसमें कोई लॉजिक है? कलर बदलो, बदलो कह रहा है तो पैसे तो वही देगा। कह रहा है फॉन्ट सही नहीं लग रहा है, फॉन्ट बदलो, बदल करो। ये तो एंडलेस वाली चीजें हो गई, साइंसलेस वाली चीजें हो गई, है ना। तो इसलिए पहले क्या बोलते हैं, जो पहला एप्लीकेशन पूरी तैयार कर लो, उसके बाद फिर ये जो देखने में अच्छी नहीं लग रही कि लेफ्ट में नहीं है कि राइट में नहीं है, पता है क्लाइंट क्या बोलेगा? क्लाइंट ये बोलेगा कि यहाँ से जो गैपिंग है ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन वर्टिकल गैपिंग सेम नहीं है, यहाँ पर नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। अब आप बोलोगे बात तो सही कह रहा है, बनाते समय हमारे दिमाग में नहीं आई। यही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। सिमेट्री बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन में। अगर सिंगल एप्ली अभी तो सिंगल विंडो है, मान लो मेरी एप्लीकेशन में 4 विंडो लग रही हैं, तो चारों विंडो के बटन का फॉन्ट, बटन का स्टाइल, टेक्स्ट, कलर सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। जहां बदला भाई कह देगा ये सही नहीं है, चेंज कर देगा। तो ये सब हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे।
कि बटन के क्लिक पर लॉजिक कैसे रन होगा। अभी सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पर फोकस करा, कल लॉजिक वाले पार्ट पर फोकस करा।